गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेज में स्वागत है। यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु यदि न सब्सक्राइब किए हों तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में अधिकाधिक इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सीड्स अर्थात बीज के संबंध में, और यह भी चर्चा करेंगे कि एक बीजांड से बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है और एक प्रारूपिक बीज की संरचना क्या होती है। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि पुष्प का जो मादा जननांग होता है यह इसका गाइनोशियम अर्थात जायांग होता है, और एक जायांग में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का उसका फूला हुआ भाग यह अंडाशय अर्थात ओवरी कहलाता है। अंडाशय के ऊपर एक नली जैसी जो संरचना होती है इसी को स्टाइल अर्थात वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका का शिखर भाग जो घुंडी नुमा होता है यही स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद पुष्प में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पुष्प के जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जैसे इसके बाह्य दलपुंज और दलपुंज यह झड़ करके गिर जाते हैं। पुष्प का जो नर जननांग होता है जिसे पुंकेसर कहा जाता है और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, यह भी सूख करके झड़ जाता है। बच जाता है इसका जो मादा जननांग है यह, अर्थात इसका गाइनोशियम बच जाता है, जायांग बच जाता है जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। कुछ समय के बाद यह वर्तिका और वर्तिकाग्र भी सूख करके नष्ट हो जाते हैं। अब परिवर्तन होता है इस जायांग की ओरी में। निषेचन के बाद यह अंडाशय या तो सूख करके कड़ा हो जाता है तो वह शुष्क फल बनाता है, अथवा वह फ्लैशी हो जाता है, मांसल हो जाता है तो वह गूदेदार फल का निर्माण करता है। अर्थात निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय की भित्तियां ही फल भित्तियों का निर्माण करती हैं। इस अंडाशय में पाया जाने वाला बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी निषेचन के बाद इस पुष्प में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पुष्प के बाह्य दलपुंज और पुमंग झड़ करके गिर जाते हैं और यही अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। अतः एक सत्य फल की परिभाषा दी गई है कि ए ट्रू फ्रूट इज ए रिपेंड ओवरी। अतः सत्य फल परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। लेकिन कभी कभी पुष्प के अन्य भाग फल का निर्माण करते हैं, जैसे सेब और नाशपाती में। सेब और नाशपाती में पुष्प का जो पुष्पासन होता है यही फल में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे सभी फलों को जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है उन्हें असत्य फल कहते हैं। असत्य फलों का प्रमुख उदाहरण सेब और नाशपाती हैं, जिनका विकास इस पुष्प के पुष्पासन से होता है, उनका विकास अंडाशय से नहीं होता। लेकिन ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है उनको सत्य फल अर्थात ट्रू फ्रूट कहा जाता है। और उस सत्य फल के अंदर बीज होते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं ऐसे पौधों को आवृतबीजी पौधा कहा जाता है। अब एक बीजांड की यह जो संरचना मैं आपको बताऊं, यह जो बीजांड होता है यह अंडाशय में उसके प्लेसेंटा से
जुड़ा रहता है, और जिस भाग से यह प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है वह भाग फ्यूनिकुलस अर्थात बीजांड वृंत कहलाता है, और ऊपर का इसका फूला हुआ भाग बीजांडकाय कहलाता है। बीजांड की जो भित्तियां होती हैं अर्थात यह जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, यही आगे चल कर के बीज के चारों तरफ टेस्टा और टेगमेन दो बीज की भित्तियों को बनाने का कार्य करते हैं। इसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, जो दोहरे निषेचन के फलस्वरूप अर्थात ट्राइसोमिकन के फलस्वरूप आगे चल करके एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है अर्थात भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड की जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं और यह सिनर्जिड्स होती हैं, यह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और माना यह जाता है कि यह नष्ट होकर के इस विकसित हो रहे इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का पोषण करती हैं। सत्य निषेचन के फलस्वरूप यह जो ओवम होता है अर्थात एक सेल होती है, यही एम्ब्रियो का निर्माण करती है अर्थात भ्रूण का निर्माण करती है, और बीज के अंदर भ्रूण एक सूक्ष्म पौधा है जो अगली पीढ़ी में उग करके उसकी वंशागति को आगे बढ़ाएगा। अब आइए हम बात करें कि इस बीज के क्या क्या भाग होते हैं। अब मेरे इस बात से आप यह जान गए होंगे कि निषेचन के बाद इस मादा जननांग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी अंडाशय कैसे परिवर्तित होता है, उससे क्या बनता है, और बीजांड से क्या बनता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। अब आइए थोड़ा सा मैं एक प्रारूपिक बीज के संबंध में चर्चा करूं। एक प्रारूपिक बीज के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इंटेगुमेंट्स, नंबर 2 एम्ब्रियो, नंबर 3 एंडोस्पर्म। एक प्रारूपिक बीज में जो इसका यह फ्यूनिकुलस है, यह बीजांडकाय से जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ थोड़ा सा गड्ढा रहता है, उस भाग को हिलम कहा जाता है। और जब किसी बीज को आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा बीज तो गोल सा दिखाई देता है, लेकिन बीज में एक जगह थोड़ा सा स्पॉट बना रहता है, एक जगह थोड़ा सा दाग बनी रहती है। यह बीजांड का वही भाग है जहाँ बीजांडकाय से बीजांड वृंत जुड़ा हुआ था। अब जो बीजांड की भित्तियां होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, यह क्रमशः बीज के चारों तरफ 2 खोल का निर्माण करती हैं। बाहर की तरफ की जो भित्ति होती है बीज की, उसको टेस्टा कहा जाता है, और अंदर की तरफ की जो भित्ति होती है उसको टेगमेन कहा जाता है। यानी यह 2 भित्तियां, इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर टेगमेंट, इनर इंटेगुमेंट को टेगमेन कहा जाता है और आउटर इंटेगुमेंट को टेस्टा कहा जाता है। जो यहाँ माइक्रोपाइल है, यह माइक्रोपाइल ही एक्सोटोम में परिवर्तित और एंडोटोम में परिवर्तित होता है, जिसके कारण बीज में हल्का सा सुराख बनी रहती है। यदि आप किसी कच्चे बीज को दबाएं तो उससे लिक्विड निकलने लगता है, और लिक्विड उसी भाग से निकलता है जहां इसका माइक्रोपाइल होता है, बीजांड का माइक्रोपाइल होता है। और बीज बनने के बाद जब बीज को आप भिगोते हैं अथवा जमीन में उसको आप बोते हैं, तो उसी भाग से वह जल का अवशोषण भी करता है, और जल का अवशोषण करके वह फूल जाता है। और जब इस बीज में जल की मात्रा 12% से अधिक होती है, उस समय इसका जो एम्ब्रियो है यह एक्टिवेट हो जाता है और अंकुरित होकर के अगली जनरेशन को ग्रो करता है।
इसके बाद ये एक जो प्रारूपिक बीज होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है, और यह एंडोस्पर्म प्रायः चारों तरफ से एम्ब्रियो को घेरे रहता है। इस बीज में एंडोस्पर्म का मुख्य रोल होता है। एंडोस्पर्म में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, और जब बीज का अंकुरण होता है उस समय यह अंकुरित होने वाले प्लूमुल्स और रेडिकल्स को भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण भाग होता है यह होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही अंकुरित होकर के अगली पीढ़ी को बनाता है। इस एम्ब्रियो के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। अगर वह पौधा द्विबीजपत्री है तो इसमें दो कार्टिलिडन्स बनते हैं, और यह कार्टिलिडन्स उस बीज की दो पत्तियां होती हैं जिनमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर या जब बीज अंकुरित होता है उस समय इसके अंकुरित हो रहे एम्ब्रियो को यह भोज्य पदार्थ प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसका ऊपर वाला भाग यह टेगुलम कहलाता है, और इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। इस ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। और जब बीज को जमीन में आप बोते हैं तो वह जल अवशोषण करके जब अंकुरित होता है, इसका एम्ब्रियो अंकुरित होता है, उस समय जो एपिकोटाइल होता है यही प्लूमुल्स अर्थात प्रांकुर का निर्माण करता है, और यह प्रांकुर आगे चल करके इसके तना तंत्र अर्थात शूट सिस्टम का निर्माण करता है। लेकिन जो हाइपोकोटाइल होता है यह रेडिकल्स अर्थात मूलांकुर का निर्माण करता है, और यही मूलांकुर आगे चल करके पौधे का रूट सिस्टम डेवलप करता है, अर्थात इसके जड़ तंत्र को विकसित करता है। अतः बीज किसी पौधे के जीवन चक्र का अंतिम उत्पाद नहीं, बल्कि उस पौधे की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला उसका प्रथम भाग होता है। अतः एक बीज में एक सूक्ष्म पौधा और उसका जीवन चक्र निहित रहता है। इस तरह से जिन पौधों में अंडाशय के अंदर बीज पाए जाते हैं ऐसे पौधों को आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें इस अंडाशय का विकास नहीं होता है। इस तरह से यह बीजांड नग्न रूप से उस पौधे पर लगे रहते हैं, और ऐसे पौधों में जिसमें बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं उनको नग्न बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है, जैसे साइकस और पाइनस। परंतु बहुत सारे पौधों के फल को आप देखते हैं जिसमें बीज बाहर से नहीं दिखाई देता है, बीज फल के अंदर पाया जाता है। ऐसे सभी पौधे आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं, जैसे मिर्च, आम, केला, इमली, बैगन, टमाटर, भिंडी, ये जितने भी आप पौधे देखते हैं ये सभी आवृतबीजी पौधे इस श्रेणी में आते हैं। और बीजांड का जो माइक्रोपाइल होता है यह बीज में एक तरफ एक छोटा सा छिद्र बनाता है जिसको एक्सोस्टोम कहा जाता है, और बीजांड की भित्तियां ही बीज के चारों तरफ एक खोल बनाती हैं जिसको बीजावरण कहा जाता है। अगर बीजांड बाइटेगमिक है तो बीज के चारों तरफ दो आवरण बनते हैं। बाहरी वाले आवरण को आउटर इंटेगुमेंट अर्थात टेस्टा कहा जाता है, और अंदर वाले इंटेगुमेंट को, अंदर वाली भित्ति को टेगमेन
कहा जाता है। अगर बीजांड यूनिटेगमिक है तो बीज के चारों तरफ एक ही खोल बनती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप आवृतबीजी पौधा कहते हैं, उसमें बीज फल के अंदर पाया जाता है, अर्थात इन पौधों में अंडाशय पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और निषेचन के बाद यही अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज का निर्माण करता है। बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे सभी पौधे जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उनको आवृतबीजी पौधा अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी, आम, इमली, महुआ का पौधा यह आवृतबीजी पौधा है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे पौधे जिसमें बीज बाहर से नहीं दिखाई देता है वह फल के अंदर पाया जाता है। इस ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट अर्थात आवृतबीजी पौधा कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें अंडाशय का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है और बीजांड सीधे पौधे पर लगे रहते हैं। ऐसे पौधों को नग्नबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में अंडाशय का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, इसलिए उनमें फल का निर्माण नहीं होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण करता है और परिपक्व बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणपोष का विकास द्वितीयक निषेचन के फलस्वरूप अर्थात ट्राई समेकन के फलस्वरूप पोलर न्यूक्लियाई से होता है और एंडोस्पर्म में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं और जब यही भ्रूण अंकुरित होकर के शिशु पौधा बनाता है उस समय एंडोस्पर्म में संचित भोज्य पदार्थ उस शिशु पौधे का पोषण करते हैं। बीज के अंदर दो पत्ती जैसी संरचनाएं रहती हैं, इनमें भी भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं जिनको कार्टिलेडन्स कहा जाता है और दोनों कार्टिलेडन्स जहां जुड़ते हैं द्विबीजपत्री में पौधे में जहां दोनों कार्टिलेडन्स जुड़ते हैं वही उसका बीजाक्ष अर्थात टेगलेम कहलाता है। कार्टिलेडन्स अगर पौधा द्विबीजपत्री है तो उसमें दो कार्टिलेडन्स अर्थात दो बीजपत्र होते हैं। अगर पौधा एक बीजपत्री है तो उसमें केवल एक ही बीजपत्र होते हैं। जैसे धान, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, केला यह एक बीजपत्री पौधे हैं। लेकिन आम, इमली, महुआ, नीम, चना, अरहर, मटर, उड़द, मूंग, लोबिया जिसके बीज के दो भाग होते हैं वे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। बीज का यह जो बीजाक्ष होता है इसके ऊपरी वाले भाग को इपिकोटाइल और निचले वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं। अंकुरण के बाद यही इपिकोटाइल प्लूमूल्स का निर्माण करता है अर्थात परांकुर का निर्माण करता है जो आगे वृद्धि करके उसके शूट सिस्टम अर्थात प्ररोह तंत्र का अर्थात उसके प्ररोह तंत्र को बनाता है। लेकिन जो हाइपोकोटाइल होता है यही अंकुरित होकर के रेडिकल्स अर्थात मूलांकुर का निर्माण करता है और मूलांकुर ही वृद्धि करके उस पौधे का रूट सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र बनाता है। बीज को आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ हिलम रहता है उसके पीछे की तरफ उसमें एक लाइनिंग दिखाई देती है जिसको रैफी कहा जाता है। गाँव में घर में आपके गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, अनाज पैदा होते होंगे, उनको आप सुखा करके रखते हैं। सुखा करके इसलिए रखते हैं कि यह जो इसका एम्ब्रियो है यह एक्टिवेट अवस्था में न आए। जब बीज में 12% से अधिक जल रहता है तो इसका एम्ब्रियो एक्टिवेट हो जाता है और वह जर्मिनेट करने लगता है, अंकुरित होने लगता है। इसीलिए आप किसी बीज को सुखा करके रखते हैं। इतना सुखाते हैं कि उस बीज में कम से कम 8% और अधिक से अधिक 12% जल रह जाए।
लेकिन बहुत अधिक सुखा देने पर बीज का जो एम्ब्रियो होता है वह भी नष्ट हो जाता है, और जब आप पुनः बीज को ज़मीन में बोएंगे तो वह अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण नहीं कर पाएगा। बीज विभिन्न पौधों में विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न पौधों में विभिन्न आकार के होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज लाल रंग के अथवा काले रंग के या पीले रंग के होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज लंबे होते हैं अथवा गोल होते हैं। जैसे मटर के बीज को आप देखते हैं, सरसों के बीज को देखते हैं तो वह गोल होते हैं, तो वह गोल होते हैं। लेकिन जब आप राजमा के बीज को देखते हैं तो वह एलिप्टिकल होता है। धान के बीज को देखते हैं तो लंबा होता है। इस तरह से विभिन्न पौधों में विभिन्न आकार और विभिन्न रंग के बीज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स अर्थात बीज के प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।